तो हवाई यात्रा पर लगने वाले कई सारे चार्जेस अगर आपको चुभते हैं और आपको लगता है कितने सारे चार्जेस क्यों लिए जाते हैं, तो इस खबर को ध्यान से देखिए, क्योंकि उस फहरिस्त में एक और चार्ज जुड़ गया है। जी हां, दिल्ली एयरपोर्ट पर आपको अपना सामान चेक इन कराने के लिए भी ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। प्रति यात्री 5 से 50 रुपए के बीच का यह नया चार्ज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 फरवरी से लागू होगा। क्या है यह नया चार्ज, क्यों लगेगा यह नया चार्ज, ये जानने के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी रोहन सिंह से। रोहन, क्यों लग रहा है यह चार्ज, कौन सा चार्ज है ये, जरा बताइए हमारे दर्शकों को इसके बारे में पूरी जानकारी। जी, ये जो नया चार्ज लगेगा ये चेक इन बैगेज के नाम पे लगेगा। और इसको अब तक जो होता आया है कि जो चेक इन जो आप सामान ले जाते हैं, लगेज ले जाते हैं, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो सीआईएसएफ के हाथों में होती है, लेकिन उस लगेज को एयरक्राफ्ट में ले जाने के लिए का जो काम करती है वो जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है वो करते हैं। अब पिछले साल जो एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी थी उसने एयरपोर्ट ऑपरेटर को ये कहा था कि आप चाहें तो चार्ज कर सकते हैं इसको लेकर, और इसकी शुरुआत दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने की है। उसने कहा है कि वे हर एयरलाइन से हर फ्लाइट के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। कितना होगा ये चार्ज, तो हर फ्लाइट के लिए 110 रुपए से लेकर 880 रुपए तक चार्ज किया जाएगा, जो कि सीधा जो पैसेंजर है एयरलाइंस उसको चार्ज कर सकती है। तो जो कैलकुलेशन है कुल मिला के हर पैसेंजर को 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक एक्स्ट्रा देना पड़ेगा चेक इन स्कैनिंग के नाम पर। इससे पहले ही आपको पता है कि कई सारे और चार्जेस लग रहे हैं और पिछले कुछ महीनों में तो कई सारे चार्जेस बढ़े भी हैं। मसलन जो यूजर डेवलपमेंट फीस देते हैं आप, वो बढ़ाया था पिछले साल अलग अलग एयरपोर्ट्स पर। इसके अलावा जो पैसेंजर फीस है वो बढ़ाए गए थे। कई सारे एयरलाइंस ने जो एक्स्ट्रा लगेज है वो उसके नाम पे बढ़ाया गया था, और लगभग सभी जगहों पर हर एयरलाइंस में जब आप सीट सिलेक्शन करते हैं, एक्स्ट्रा लगेज ले जाते हैं, लेग स्पेस चाहिए आपको हर चीज़ के लिए, या विंडो सीट चाहिए, हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग चार्ज देना ही पड़ता है। तो उस लिस्ट में एक और नाम आ गया है, एक और चार्ज आ गया है, आपको 5 से 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे फ्लाइट के हिसाब से। ठीक है, लगेज चेक इन चार्ज इसका नाम है, एक नया चार्ज आपको देना पड़ेगा आईजीआई से अगर आप यात्रा कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए रोहन। हालांकि एविएशन एक्सपर्ट से भी इस बारे में बात की हमने। एविएशन एक्सपर्ट मानते हैं कि चार्ज में पारदर्शिता पैसेंजर्स के लिए अच्छा है, लेकिन अगर एयरलाइंस पर चार्ज लगेगा तो वो ग्राहकों से ही वसूलेंगी। भारत सरकार ने आज से 5 साल पहले अनबंडलिंग ऑफ फेयर्स की पॉलिसी की थी। इसके फलस्वरूप आप एक बेसिक फेयर ही नहीं चार्ज कर रहे थे, जो दूसरी सर्विसेज होती हैं उसके लिए भी चार्ज किया जा रहा था। तो ये उसके साथ का ही एक फिलॉसफी है कि आप एयरलाइन जिस एमेनिटी के ऊपर पैसा खर्चती है उसको रिकवर किया जाए। लोगों को लगता है कि ये एयरलाइंस अलग अलग चार्ज कर रही हैं। ये एयरलाइन पास ऑन है, कंज्यूमर को एडजस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो जीरो लगेज बैगेज हो, हर सीट सिलेक्शन करोगे तो उस पे प्राइस, कल हो सकता है चेक इन, फिजिकल चेक इन आप एयरपोर्ट पे करोगे उसका चार्ज होगा। ये सारे चार्ज बेस्ड मैकेनिज्म आएंगे। उधर विस्तारा एयरलाइंस ने अपनी 34 सालगिरह पर सबसे सस्ती हवाई टिकटों का ऑफर पेश किया है। विस्तारा ने 899 रुपए में इकोनॉमी क्लास, वही 1499 रुपए में प्रीमियम इकोनॉमी और 4999 रुपए में बिजनेस क्लास टिकट ऑफर किया है। टिकटों की बुकिंग आज रात से 24 घंटे के लिए खुलेगी। ऑफर वाले टिकट पर 1 फरवरी से 18 सितंबर तक उड़ान भरी जा सकेगी। और अब जल्दी इनकम टैक्स की ई फाइलिंग आसान हो जाएगी और रिटर्न प्रोसेस भी जल्द होगा। कैबिनेट ने इसके लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। डिटेल के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, बताइए क्या है पूरी खबर, और सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन कब तक हकीकत बन पाएगा? कैबिनेट ने सबसे महत्वपूर्ण फैसला इनकम टैक्स पेयर्स के लिए लिया है। इनकम टैक्स पेयर्स जहां रिफंड के लिए अब तक कम से कम 63 दिन तक इंतजार करते थे, यानी 2 महीने से ज्यादा, अब उनको मुश्किल से 1 या 2 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कैबिनेट ने एक ऐसा पोर्टल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिस पोर्टल के जरिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इनकम टैक्स रिटर्न की ऑनलाइन फाइलिंग की व्यवस्था को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, यानी मिला दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इनकम टैक्स रिटर्न में आप जो भी जानकारी देंगे उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए तुरंत उसको प्रोसेस कर दिया जाएगा, और जहां भी इस प्रोसेसिंग में
63 दिन का वक्त लगता था, अब सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का वक्त लगेगा। यानी आपको इनकम टैक्स रिफंड जो बनता है तुरंत आपको दे दिया जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न में अगर कोई गलत जानकारी आप गलती से डालते हैं तो उसमें तुरंत भूल सुधार कर सकेंगे, और इनकम टैक्स रिटर्न में अगर जानबूझकर आपने कोई गलत जानकारी दी है तो उसे भी इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी तुरंत पकड़ में ले आएंगे। इसके लिए खास जो पोर्टल बनाया जाएगा, उस पोर्टल पर करीब 4,241 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और पोर्टल बनाने की जिम्मेदारी इन्फोसिस को दी गई है, और सरकार का दावा है कि 21 महीने के भीतर भीतर यह पोर्टल काम करना शुरू कर देगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, असम की नुमाइलीगढ़ रिफाइनरी, जिसमें बीपीसीएल की करीब 61% हिस्सेदारी है, उसकी विस्तार योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत उसकी क्षमता 3 गुना बढ़ा दी जाएगी। इसके तहत सरकार सस्ते ब्याज दर पर कर्ज भी मुहैया कराएगी और अलग से वित्तीय मदद भी करेगी। और तीसरा फैसला, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को सस्ते ब्याज दर पर कर्ज देने वाले बैंक एक्सिम बैंक को 6,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराने का भी फैसला कैबिनेट ने लिया है। ठीक है लक्ष्मण, आप मेरे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर है, सस्ते घर यानी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनियों को इस अंतरिम बजट में बड़ी राहत की उम्मीद है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार ऐसी कंपनियों को मिलने वाली टैक्स राहत आगे भी जारी रखने का ऐलान कर सकती है। लक्ष्मण रॉय बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। लक्ष्मण, ये क्या प्रस्ताव है पूरा? जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सस्ते घर बनाने वाले जो भी बिल्डर हैं वो जो मुनाफा कमाएंगे उस मुनाफे पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इस व्यवस्था को आगे भी जारी सरकार रख सकती है और इसका ऐलान 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतिम बजट में किया जा सकता है। यहां बताना चाहूंगा कि सरकार ने 2016 में एक ऐलान किया था जिसमें कहा था कि अफोर्डेबल हाउसिंग यानी सस्ते घर बनाने वाले जो भी बिल्डर हैं वो जो भी मुनाफा कमाएंगे उस पर 100% का डिडक्शन मिलेगा, यानी उसके मुनाफे पर कोई भी उनको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन शर्त यह थी कि आपको ये अफोर्डेबल हाउसिंग वाले प्रोजेक्ट 31 मार्च 2019 तक ही लॉन्च करने पड़ेंगे। लेकिन 31 मार्च चूंकि बीच में खत्म हो जाएगा, सरकार फुल बजट तब तक पेश नहीं कर पाएगी, इसलिए अंतरिम बजट में ही इस मियाद को आगे बढ़ाने का ऐलान सरकार कर सकती है ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़े हुए प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही रहें। और इसमें दूसरी शर्त यह है कि आपको तभी छूट मिलेगी जब आप ऐसे घर बनाते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में जिसके हर घर की साइज अधिकतम 30 स्क्वायर मीटर है और बाकी शहरों में 60 स्क्वायर मीटर है। तो इन शर्तों के साथ ही घर बनाएंगे तब आपको इनकम टैक्स में रियायत मिलेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका लक्ष्मण इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। आम्रपाली मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। फॉरेंसिक ऑडिटर ने कोर्ट को बताया कि बिल्डर ने 1,500 फ्लैट कौड़ियों के भाव जान पहचान वालों को दे दी। आम्रपाली ने कई फर्जी कंपनियां बनाई जिनमें प्रमोटर और डायरेक्टर जैसे ऊंचे पदों पर हेल्पर जैसे कर्मचारियों को बैठा दिया गया। इतना ही नहीं, जेपी मॉर्गन के जरिए मॉरिशस से करोड़ रुपए की रकम की हेराफेरी हुई। कोर्ट ने इस पर जेपी मॉर्गन से जवाब भी मांगा है। इसके अलावा एनबीसीसी को आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने को कहा है। कुछ पैसे शेयर के हिसाब से ट्रांसफर करके, मान लीजिए 80 या 85 करोड़ रुपया ट्रांसफर करके और 140 करोड़ से ऊपर वो मनी वापस डाइवर्ट किया। ये सच पूछें तो जो फेमा है उसका उल्लंघन है। क्या तरीका अपनाया गया कि आम्रपाली के पैसे बाहर भेजे गए मॉरिशस और किस प्रकार से उसको इंडिया में वापस लाया गया। कोर्ट ने जो जेपी मॉर्गन के भारत के प्रतिनिधि हैं मिस्टर छाबड़िया, उनको अपना सीरियस व्यू कोर्ट ने उजागर किया और उनको कहा आप तुरंत रिप्लाई फाइल कीजिए। उधर कल की तेजी के बाद आज बाजार उतार चढ़ाव भरा कारोबार बाजार में रहा। आखिरी घंटों में बाजार ने दिन भर की बढ़त गवाई। सेंसेक्स निफ्टी दोनों सपाट लेकिन हरे निशान में ही बंद हुए हैं। निफ्टी को पिछले कई सेशन से 10,900 को पार करने में दिक्कतें हो रही हैं और आज भी निफ्टी 10,890 पर ही टिका। बैंक निफ्टी में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। इंडेक्स 80 अंक मजबूत हुआ है लेकिन मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ है। बढ़त वाले सेक्टर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस और आईटी शेयरों में तेजी देखने को मिली, लेकिन बाजार पर दबाव बनाने का काम आज मेटल और एफएमसीजी शेयरों ने किया। उधर जेट एतिहाद सौदे में नया ट्विस्ट आ गया है। जेट एयरवेज ने माना है कि रेजोल्यूशन प्लान को लेकर उसकी बैंकों से बात चल रही है। इससे पहले एतिहाद ग्रुप के सीईओ ने एसबीआई को चिट्ठी लिखकर कहा कि जेट में एतिहाद 150 रुपए प्रति शेयर के भाव पर निवेश को तैयार है, लेकिन इसको लेकर भी उसने कुछ शर्तें रखी हैं। इस मामले में एसबीआई कंसोर्शियम की बैठक भी चल रही है। पूरी खबर पर डिटेल्स के साथ जुड़ रही है रितु सिंह। रितु, जेट एयरवेज रेजोल्यूशन प्लान पर काम कर रहा है और क्या डिटेल्स हैं इस बारे में और एतिहाद ने क्या ऑफर दिया है?
एक काफ़ी महत्वपूर्ण मीटिंग जारी है अभी जेट एयरवेज, एतिहाद एयरवेज और उनके सारे बैंकरों के बीच में। हमें ये पता चला है कि एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्लान फ्लोट किया गया है जिसके मुताबिक लेंडर्स करीब सम पोर्शन ऑफ दैट 8,200 करोड़ रुपए डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे। मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी लेंडर्स जेट एयरवेज में रिस्ट्रक्चरिंग के बाद स्टेक ओन करेंगे। इन एडिशन हमें ये भी पता चला है कि एतिहाद एयरवेज से ये कहा गया है कि वो कुछ फ्रेश फंड्स लाएं कंपनी में, जिसकी वजह से उनका स्टेक 24% से थोड़ा ऊपर जा सकता है। याद रहे कि एफडीआई अंडर एविएशन, एफडीआई एंड एविएशन के रूल्स के मुताबिक एतिहाद अपना स्टेक 49% से ऊपर नहीं ले जा सकता है। पर ऑफ कोर्स फाइनल शेयर होल्डिंग विल डिपेंड ऑन कितनी कैपिटल वो लेके आते हैं कंपनी में और क्या कंडीशंस वो सेट करते हैं। ऑल्सो हमें ये पता चला है कि बैंक्स और एतिहाद स्पेशली ये चाहते हैं कि नरेश गोयल डज नॉट रिमेन एज अ प्रमोटर, मतलब उनका 51% से स्टेक 26 के नीचे आ जाए आफ्टर द रिस्ट्रक्चरिंग, और उनको बोर्ड से भी हटाए जाने की कोशिश है एतिहाद की तरफ से। ये ऑफ कोर्स ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्लान है, बट हमें ये भी पता चला है सूत्रों से कि एतिहाद एयरवेज के सीईओ टोनी डगलस ने एसबीआई चीफ रजनीश कुमार को कल ही एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जेट एयरवेज काफ़ी दुविधा में है, उनके पास फंड्स इनफ नहीं है कि वो इस वीकेंड तक भी ऑपरेशन सस्टेन कर पाएँ, इसलिए बैंकर्स की मदद चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है वेरी इंपॉर्टेंटली कि अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे फंड रेजिंग में तो वो 150 पर शेयर प्राइस के दाम पर स्टेक बढ़ाएंगे जेट एयरवेज के अंदर। ये काफ़ी मुश्किल होगा बैंकर्स को एक्सेप्ट करना। अभी ऑफ कोर्स वो मीटिंग में डिसाइड होगा इसका क्या होता है, बट एतिहाद ये भी चाहता है कि नरेश गोयल या उनका कोई भी फैमिली मेंबर कोई भी कंट्रोलिंग स्टेक नहीं रखें, कोई भी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करें जब ये रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट होता है। और 9 में से सिर्फ 2 बोर्ड सीट लेंडर्स या फिर गोयल फैमिली को जाएंगी, उससे ज़्यादा एतिहाद अग्री नहीं करेगा। ब्रॉडली ये टर्म्स हैं जिस पर रेजोल्यूशन प्लान फाइनलाइज किया जा रहा है। इस मीटिंग के बाद हमें ज़्यादा अपडेट्स पता चलेंगे एंड वील ब्रिंग दोस टू यू। ठीक है रितु, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। उधर जेट एयरवेज पर एविएशन सेक्रेटरी बीएन चौबे का कहना है कि कमर्शियल डिटेल्स में सरकार की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, ये प्रमोटर और लेंडर के बीच की बात है। ये इश्यूज हैं प्रमोटर्स और लेंडर्स के बीच में, उन्हें आपस में तय करना है कि किन शर्तों में किसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा। वो डिस्कशंस वो कर रहे हैं और इसमें सरकार को किसी तरह का रेफरेंस नहीं आने की आवश्यकता ही नहीं है। सरकार की तरफ से बस हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जब भी अगर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई आता है तो वो एफडीआई के नॉर्म्स और प्रोसेसेस के अंतर्गत होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो सब्सटैंशियल ओनरशिप और इफेक्टिव कंट्रोल के हिसाब से होगा। तो जब इन 2 विषयों पर हमें अगर कोई रेफरेंस अगर जेट की तरफ से या लेंडर्स या कहीं से प्रमोटर्स की तरफ से आएगा तो जरूर उस पर हम अपना रिस्पॉन्स देंगे। उधर आने वाले सालों में भारतीय आसमान में बड़ी हलचल होने वाली है। मुंबई में चल रहे एविएशन समिट में सरकार ने विजन 2040 पेश किया, जिसके तहत देश को अगले 20 साल में 2300 एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। इंडियन एविएशन सेक्टर की उम्मीदों पर हमारी संवाददाता सिल्की सिंह ने बात की एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से। जो हम लोगों का ये ग्लोबल एविएशन समिट रहा, बहुत ही सफल रहा। हमारी अपेक्षा थी करीब 800 डेलीगेट्स आएंगे, 800 के बजाय 1200 डेलीगेट्स आए, यानी 50% ज़्यादा लोग आए। तो इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए कि इस प्रकार का कार्यक्रम कभी, समिट कभी देश में हुआ ही नहीं था पहले, और ये हमारे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, एक लैंडमार्क होगा। और सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, पूरे एविएशन सेक्टर के लिए ग्लोबली भी ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क था। और ये दर्शाता है कि जो हमारा एविएशन सेक्टर है वो आज के समय पूरे दुनिया में छा गया है। लोग इसलिए हमारे देश में आ रहे हैं क्योंकि वो समझना चाहते हैं कि हमारी नीतियां क्या थी, किस प्रकार से हम लोगों ने ये एक सक्सेस स्टोरी अपने एविएशन सेक्टर को बनाया है। और इस पे काफ़ी लंबी चर्चा हुई। आपको मालूम है कि कई देशों के सिविल एविएशन मिनिस्टर्स, विमानन मंत्री आए हुए थे और उन सब लोगों ने हमसे पूछा कि ये आप लोगों ने कैसे किया है। उड़ान का फेज 3 लॉन्च होने वाला है, किन किन शहरों को आप कनेक्ट करेंगे?
ये जो है इसको हम लोग कुछ ही दिनों में फाइनल कर देंगे और मुझे आपको बताकर बड़ी खुशी हो रही है कि जो इसके परिणाम आए हैं वो बड़े अच्छे परिणाम आए हैं। बहुत और नए शहरों को हम लोग जोड़ लेंगे, बहुत और सिटी पेयर्स बन जाएंगी। तो जो उड़ान के द्वारा पूरे देश भर में क्रांति आ रही है, जिसको मैं कनेक्टिविटी की क्रांति कहता हूँ, वो बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ने वाला है। उधर अमूल ने गूगल को एक नोटिस भेजा है जिसमें अनुरोध किया गया है कि वो गूगल के प्लेटफॉर्म से अमूल का फर्जी विज्ञापन हटाए। कंपनी का कहना है कि गूगल सर्च इंजन पर अमूल के नाम पर कुछ दूसरी कंपनियां अपना विज्ञापन कर रही हैं और लोगों को फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठग रही हैं। ज्यादा डिटेल के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनीष देसाई से। मनीष, बताइए, अमूल ने गूगल को जो नोटिस भेजा है वो मामला क्या है और इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, अमूल ने गूगल इंडिया को एक नोटिस दिया है। नोटिस में यह कहा है कि आप अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल गलत लोगों के लिए कर रहे हैं। अमूल ने कभी भी अपना इश्तेहार गूगल प्लेटफॉर्म पर नहीं दिया है और अगर आप गूगल में सर्च करते हैं अमूल पार्लर के नाम से तो आपके सामने तरह तरह के 6-7 वेबसाइट खुल जाते हैं जो कि अमूल के ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। और अमूल ने इसके लिए गूगल को भी लिखित में पहले जानकारी दी थी और आनंद में जहां पर अमूल का प्लांट है वहां पर एक ऑफिशियल कंप्लेंट भी दर्ज की थी। इसके बावजूद भी गूगल ने कोई कदम नहीं उठाए। अमूल के सामने सितंबर 2018 से लेके अब तक इतने कंप्लेंट्स आए हैं जिसमें बताया गया है कि लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। अमूल पार्लर खोलने, फ्रेंचाइज लेने या डीलरशिप के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठे गए। तो ये इस तरह के लोग हैं जो गूगल के प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और गूगल को इससे अपनी एडवर्टाइज के जरिए जो रेवेन्यू होती है वो गूगल सीधे ही अपने अकाउंट में डाल रही है, लेकिन बिना कोई वेरिफिकेशन के वो अमूल के इश्तेहार लोगों तक पहुंचा रही है। ये कहते हुए अमूल ने एक लीगल नोटिस जारी किया है और कहा है कि जल्दी से जल्दी आप इस तरह के इश्तेहार अपने वेबसाइट से हटाएं, अपने प्लेटफॉर्म से हटाएं, वरना उन्हें आगे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका मनीष इन तमाम जानकारियों के लिए। उधर आईएलएनएफएस संकट के कारण प्रोविडेंट और पेंशन फंड्स को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जानकारों के मुताबिक आईएलएनएफएस और इसकी ग्रुप कंपनियों में प्रोविडेंट और पेंशन फंड्स के करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए लगे हुए हैं। अगर यह पैसा डूबा तो पेंशन फंड्स का रिटर्न घट सकता है। ज्यादा डिटेल्स के साथ प्रतीक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, ये तो बुरी खबर है, इस बारे में और क्या जानकारी है? देखिए, जो पेंशन और प्रोविडेंट फंड्स हैं उनके करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पीछे वजह यह है कि जब आईएलएनएफएस की जो रेटिंग थी वो AAA थी, उस वक्त प्रोविडेंट फंड्स और पेंशन फंड्स ने करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया, उनके बॉन्ड्स को खरीदा, इसके अलावा उनको लोन दिया। लेकिन अब खुद जब आईएलएफएस जो है एक वित्तीय संकट से गुजर रहा है, करीब उसके 91,000 करोड़ रुपए का उसके ऊपर कर्ज है, ऐसे में जो प्रोविडेंट फंड्स हैं या फिर पेंशन फंड्स हैं उनकी भी जो पैसे हैं वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इसका आम जो निवेशक है, जो आम खाता धारक है, उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ईपीएफओ का जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज दर है, वो इस समय 8.55% है और पहले ऐसे संकेत मिल रहे थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है और अगर नहीं बढ़ता है तो स्टेबल जरूर रहेगा। लेकिन जिस तरीके से ताजा संकट सामने आया है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि इंटरेस्ट रेट हो सकता है कम हो जाए। इस लिहाज से जो पेंशन फंड या फिर प्रोविडेंट फंड खाता धारक हैं उनको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। ठीक है, शुक्रिया प्रतीक। और हमने इस मामले में आईएलएनएफएस से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन अब तक आईएलएनएफएस ने फिलहाल इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है, उन्होंने इनकार किया जवाब देने से। उधर कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस सरकार पर संकट के बादल और कुर्सी का ड्रामा घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है। एक तरफ 7 से 8 कांग्रेस विधायकों की बगावत की चर्चा चल रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने 104 विधायकों को गुरुग्राम के ग्रैंड आईटीसी रिजॉर्ट में जमा कर रखा है। आज वहां पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने विधायकों की बैठक की तो वही होटल के बाहर हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी और अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए। इधर सरकार से समर्थन वापस ले चुके 2 निर्दलीय विधायकों के वापस आने की भी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के 79, जेडीएस के 37 और अन्य 3 सदस्यों के सहयोग से सरकार चल रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर तोड़ फोड़ का आरोप लगाया है। मोदी जी की सरकार एमएलए को तोड़ फोड़ के सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। एमएलए को डराना, धमकाना और इनकम टैक्स का डर बताना
एनफोर्समेंट डायरेक्टर का डर बताना, और जितने भी संस्थाएं उनके पास है, चाहे वो सीबीआई हो, सीवीसी हो, ऐसे संस्थाओं का डर बता के लोगों को अपने कब्जे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर कर्नाटक में 2 निर्दलीय विधायकों ने कुमारस्वामी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। आज आवाज अड्डा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कर्नाटक में बीजेपी सरकार बना लेगी? आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। उधर शीला दीक्षित ने आज दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया, लेकिन इसी के साथ नया विवाद भी खड़ा हो गया है। दरअसल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में जब शीला दीक्षित का स्वागत समारोह हो रहा था, तब 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर वहां आगे की लाइन में बैठे थे। अब बीजेपी, आप और दूसरी पार्टियों ने इसे मुद्दा बना लिया है और आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस 1984 दंगों के आरोपियों को पनाह दे रही है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कहा है कि टाइटलर की मौजूदगी सिखों के लिए साफ संकेत है। गांधी परिवार हमेशा से सिख विरोधी रहा है। आज शीला दीक्षित जी के स्टेज पे जो बैठे हुए हैं जगदीश टाइटलर, ये सीधा जो इस खानदान का इतिहास है कि सिखों के विरोधी, सिखों के कातिल जो इसकी दादी ने किया, इनके पिता ने किया, आज वही राहुल गांधी कर रहे हैं। तो मुझे इससे कोई हैरानी नहीं कि जब अदालत ने लिख के दे दिया, जो हर एक इंसान जानता है, विदेश तक सब जानते, हर एक सिख जानता है, आज भी हमारे ऊपर ये थोपा जा रहा है कि सिखों की हत्या भाड़ में जाए, हम तो अभी हमको ये ज्यादा प्यारे हैं। उधर मुंबई वालों के लिए राहत भरी खबर है। फिर से मुंबई की सड़कों पर बेस्ट की बसें दौड़ती दिखेंगी। मुंबई बस सेवा के कर्मचारियों ने स्ट्राइक खत्म करने का फैसला लिया है। पिछले 9 दिन से करीब 32 लाख बेस्ट कर्मचारी हड़ताल पर थे। मुंबई हाईकोर्ट के दखल के बाद हड़ताल खत्म हुई है। कोर्ट ने बेस्ट कर्मचारियों की मांगों को देखने के लिए रिटायर्ड जस्टिस की नियुक्ति का भी आदेश दिया है। उधर सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी ने अब दुनिया के टॉप 100 थिंकर्स की लिस्ट में भी जगह बना ली है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के टॉप थिंकर्स लिस्ट में अंबानी ने अलीबाबा के फाउंडर जैक मा, अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस और IMF चीफ क्रिस्टिन लगार्ड के साथ जगह बनाई है। मैगजीन ने 2019 की 100 थिंकर्स की लिस्ट के कुछ अंश अभी जारी किए हैं। पूरी लिस्ट 22 जनवरी को सामने आएगी। मैगजीन ने मुकेश अंबानी को टॉप 10 टेक्नोलॉजी थिंकर्स में रखा है। फॉरेन पॉलिसी ने कहा है कि अंबानी जियो के जरिए भारत पर सबसे बड़ा असर डालेंगे। जियो के अगले चरण में अंबानी डिजिटल एयरवेव्स पर कंटेंट और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बेचेंगे और गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों से मुकाबला करेंगे। और आपका पसंदीदा चैनल अब और किफायती दाम पर। CNBC आवाज देखने के लिए चुनिए कलर्स वाला पैक। देना पड़ेगा सिर्फ ₹1 रोजाना और मिलेंगे आपको 25 चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए आज ही अपने केबल या DTH ऑपरेटर से संपर्क कीजिए। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।